हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका जीएसबीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के लेक्चर में हम जानेंगे पोटेशियम इम्बैलेंस के बारे में। पोटेशियम इम्बैलेंस क्या होता है, इसका नॉर्मल रेंज क्या है, जब इसका इम्बैलेंस होता है तो बॉडी में आपके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका कॉजेस क्या है, किस रीजन की वजह से ये इम्बैलेंस होता है, कैसे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं और कैसे हम इसको मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पोटेशियम इम्बैलेंस क्या होता है। सो व्हाट इज द पोटेशियम इम्बैलेंस, राइट। तो पोटेशियम इज द मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रासेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट। पोटेशियम क्या होता है, आपका मेजर इंट्रासेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट होता है, आपका मेजर और एसेंशियल रोल प्ले होता है इसका मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, स्केलेटल मसल्स के लिए, इवन आपका स्मूथ मसल्स के लिए और कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए भी इसका एसेंशियल रोल होता है, एक इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है, राइट। तो हम देख लेते हैं, आपका पोटेशियम इज द मेजर इंट्रासेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट। आपका मेजर इंट्रासेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट होता है पोटेशियम, जिसका 98% पोटेशियम का जो भाग होता है वो इनसाइड द सेल होता है। कितना? 98% पोटेशियम का जो पार्ट्स होता है 98% होता है वो किस साइड होता है? इनसाइड द सेल्स, सेल के अंदर ही होता है। और जो रिमेनिंग रेस्ट आपका 2% बचा हुआ पार्ट है वो क्या रहता है? आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर में रहता है, राइट। तो पोटेशियम क्या है? आपका एक इंट्रा सेल्यूलर एक इम्पोर्टेंट आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि जिसका 98% जो भाग होता है वो आपका इंट्रा सेल्यूलर होता है और बचा हुआ जो 2% रिमेनिंग है वो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में होता है, राइट। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो पोटेशियम इज द इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। फैसिलिटेट किस किस ये क्या वर्क करता है, क्या इसका काम होता है? जैसे कि नर्व इम्पल्स सबसे पहले आ जाता है आपका। नर्व इम्पल्स को, जो आपको मैसेज को ट्रांसफर करने का, ट्रांसमिशन का काम होता है, ब्रेन तक आपके नर्व इम्पल्स को पहुंचाना, उनको रीच करना, सिग्नल को पहुंचाना, इसमें इसका रोल होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्केलेटल, कंडक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का कंडक्शन करना, कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना, साथ ही साथ स्मूथ मसल्स का और इवन आपका कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी इसका इसेंशियल रोल होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके? आपको पोटेशियम का, राइट। चलिए, तो पोटेशियम का ऑल्सो फैसिलिटेट द सेल्स मेम्ब्रेन फंक्शन एंड प्रॉपर एंजाइम एक्टिविटी। दूसरा इसका अनदर काम होता है, ऑल्सो फैसिलिटेट करता है किसको? आपके सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को, और आपके जो एंजाइम होते हैं और उनके फंक्शन को भी क्या करता है? एक्टिविटी को भी ये कंट्रोल करता है, उसका भी इसमें रोल होता है किसमें? सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में और एंजाइम की एक्टिविटी में। एंड नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन सीरम, सीरम में नॉर्मल पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है सीरम के अंदर? आपका होता है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना नॉर्मल आपका रेंज होता है इसका? 3.5 से 5 तक मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम इन सीरम कॉन्सेंट्रेशन में, राइट। चलिए, तो अब इससे ज्यादा होना या इससे कम होना क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे हाइपोकैलेमिया। कैलेमिया मीन्स आपका पोटेशियम और हाइपो मीन्स कम। तो पोटेशियम डेफिशिएट, जब आपकी बॉडी में पोटेशियम कम हो जाता है तो आपको क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या इसकी वजह से आपको साइन सिम्टम होते हैं, किस रीजन से होता है, क्या इसका कॉजेस होते हैं, ये सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, राइट। तो पोटेशियम इम्बैलेंस क्या होता है? एक आपका पोटेशियम इम्बैलेंस नॉर्मल लेवल से आपके पोटेशियम का कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, लो हो जाना, इट इज नोन एज द पोटेशियम डेफिशिएट, राइट। नॉर्मल रेंज कितना है? ये आपका एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें आपकी पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है। नॉर्मल रेंज से आपका पोटेशियम कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इट इज कॉल्ड द पोटेशियम डेफिशिएंसी, पोटेशियम डेफिशिएंसी, पोटेशियम डेफिशिएट और हाइपोकैलेमिया। बिलो द 3.5 से कम हो जाना आपकी प्लाज्मा में, आपके सीरम में, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम डेफिशिएट, राइट। चलिए, तो अभी हम देख लेते हैं कॉजेस ऑफ द पोटेशियम डेफिशिएट किस किस कॉजेस से हो सकता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ द पोटेशियम थ्रू द किडनी, किडनी के थ्रू आपका एक्सेसिव बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको पोटेशियम का लॉस हो गया हो उस रीजन में, उस वजह से आपके
पोटेशियम हो सकता है। जीआई ट्रैक से आपका लॉस हो गया हो, आपका नोसिया से हो गया हो, वोमिटिंग से, डायरिया की वजह से आपका एक्सेसिव जो है आपका पोटेशियम लॉस हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। स्वेटिंग की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव आपको स्वेटिंग हो रही है उसकी वजह से लॉस हो सकता है, राइट। एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है जो हार्मोन को सीक्रेट करती है, वो पोटेशियम का आपका रेगुलेट करता है, तो अब उसकी में कोई भी डिफॉर्मिटी होने की वजह से, एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर होने की वजह से भी आपको हो सकता है। बुलिमिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर, बुलिमिया क्या होता है, इसमें आप एक्सेसिव ईटिंग करते हो, बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हो, या फिर बिल्कुल नहीं खाओगे, या फिर बहुत ज़्यादा कभी भी कितना भी खाना खाना शुरू कर दोगे, तो ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से भी आपको हो सकता है, बुलिमिया की वजह से। डीके, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की वजह से भी आपको हो सकता है। देन अदर इसका रीजन आ जाएगा रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, रीनल आपको ट्यूब्यूलर, रीनल का जो आपका ट्यूब्यूलर होता है उसमें आपका एसिडोसिस है, उस कारण से उसके रीजन की वजह से भी हो सकता है। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन आती है इसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे पोटेशियम हो गया, डायूरेटिक हो गया, डिजॉक्सिन हो गया और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये मेडिसिन की वजह से भी आपको हो सकता है। कौन कौन से, डायूरेटिक हो गया, पोटेशियम लॉसिंग डायूरेटिक, डायूरेटिक मेडिसिन भी आपको पोटेशियम का लॉस करती है। देन आपका डिजॉक्सिन हो गया और आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, राइट। फिर आ जाता है एंटीबायोटिक, सर्टेन कुछ ऐसी एंटीबायोटिक भी होती है जिसकी वजह से, जिनको देने की वजह से आपकी बॉडी में पोटेशियम का लॉस हो जाता है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे कि आपका कार्बापेनिसिलिन, जेंटामाइसिन और एम्फोटेरिसिन, एम्फोटेरिसिन, कार्बापेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, एम्फोटेरिसिन, कार्बापेनिसिलिन और जेंटामाइसिन, राइट। ये मेडिकेशन देने की वजह से आपके बॉडी में पोटेशियम इम्बैलेंस हो सकता है, पोटेशियम डेफिशिएंट हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, साइन एंड सिम्टम क्या होंगे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको कार्डियक अरिथमिया, आपके एबनॉर्मल हार्ट की जो रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन और डिक्रीज बबल मोटिलिटी, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, बबल की जो मोटिलिटी है, मोटाइल करने का फंक्शन है, वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। फटिग, आपको थकान महसूस होगी। देन ऑर्थोपेडिक और पोस्चुरल हाइपरटेंशन, पोस्चुरल आपको हाइपरटेंशन होगा, आपको स्टैंडिंग पोजीशन में आपको पोजीशन चेंज होगी, उस समय आपको हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। देन एनोरेक्सिया, नोसिया एंड वॉमिटिंग, दूसरा क्या होगा, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी, वॉमिटिंग होगी और नोसिया आपको होगा। पेरिस्थेसिस मतलब आपका नम्बनेस एंड टिंगलिंग, नम्बनेस होना, शून्यपन होना और हाथ में आपके ऐसे झिनझिनी टाइप की आना, है ना, कंपन होना, इट इज नम्बनेस और टिंगलिंग। फिर मसल्स क्रैम्प्स, माइल्जिया, स्पाज्म और वीकनेस, मसल्स क्रैम्प्स होगा, आपको पेन होगा, माइल्जिया मीन्स आपको मसल्स क्रैम्प होना, पेन होना और वीकनेस होना, आपकी मसल्स में पेन होना, वीकनेस होना, माइल्जिया, राइट। ये सारी चीजें हो जाएगी, मसल्स स्पाज्म, मसल्स पेन, क्रैम्प्स और वीकनेस। पॉलीयूरिया, आपको बार बार यूरिन के लिए जाओगे, आपको बार बार पेशाब लगेगी, लग भी लगेगी। नॉक्चूरिया, आपको नाइट में यूरिन बार बार आएगी, दिस इज नोन एज नॉक्चूरिया, एक्सेसिव, सोते समय भी यूरिन आपको हो सकता है स्लीपिंग टाइम पर। एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा पानी पीना लग जाओगे। देन पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है आपको, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मसल्स एंड टिश्यू ब्रेकडाउन, मसल्स और टिश्यू ब्रेकडाउन भी आपको हो सकता है। तो ये तो होगा इसके साइन एंड सिम्टम, आपको जब ये कॉज होता है तो डेफिशिएट होता है, तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं इसके बारे में हमने देख लिया। नाउ वी आर टॉक अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, अब आप इसको कैसे डायग्नोस करोगे, क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिनको आप करोगे और टेस्ट करने की वजह से आपको पता चलेगा कि आपको ये वाला डिसीज हुआ है, ये डिसऑर्डर हुआ है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराना है, इलेक्ट्रोलाइट में आपको सीरम पोटेशियम लेवल देना है, देखना है सीरम पोटेशियम लेवल आपका 3.5 से लेस देन आएगा, उससे कम आएगा तो आपको डेफिशिएंट हुआ है। देन आपको देखना मेटाबॉलिक एसिडोसिस, आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं है, वो आपको चेक करना है। 24 आवर में आपको यूरिन पोटेशियम टेस्ट कराना है, यूरिन एनालिसिस, जिसमें आप पोटेशियम देखोगे आपका कितना आ रहा है। ईसीजी में चेंज होगा आपका, फ्लैटेन वेव आएगी आपकी, टी वेव एंड डिप्रेस एसटी सेगमेंट, एसटी सेगमेंट वो भी आपका डिप्रेस आएगा, राइट।
और टी वेव में भी आपका चेंजेस देखने को मिलेगा, आपकी फ्लैट टी वेव आएगी और एसटी सेगमेंट आपका डिप्रेस आएगा ईसीजी में, राइट। और टेस्ट फॉर द किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हो, एलएफटी सॉरी आरएफटी करा सकते हो, रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें आप बिलिरुबिन, यूरिया और नाइट्रोजन BUN टेस्ट करा सकते हो, और क्रिएटिन है ना, BUN और क्रिएटिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इन शॉर्ट में BUN क्रिएट, इसमें आप देखो ग्लूकोज, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ग्लूकोज, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस, राइट। अब इसका मैनेजमेंट भी जैसे हमने पहले वाले इसमें देखा था वैसे हम इसका मैनेज भी करेंगे। डिक्रीज पोटेशियम लॉसेस, आपका पोटेशियम लॉस हो रहा है तो पोटेशियम लॉस को आपको कम करना है, फर्स्ट आप इसमें मैनेज करेंगे। सेकंड आपका होगा रिप्लेसिंग पोटेशियम स्टोर, पोटेशियम को आपको रिप्लेस करना है, करेक्ट करना है जो भी आपका पोटेशियम लॉस हुआ है। देन आप क्या करोगे, इवेल्युएट फॉर द पोटेंशियल टॉक्सिसिटीज, जो भी आपके पोटेंशियल टॉक्सिसिटीज है उसको आपको इवेल्युएट करना है, किस रीजन से, किस वजह से हो रहा है, अंडरलाइन कॉजेस आपको फाइंड आउट करना है। डिटरमाइनिंग द कॉजेस टू प्रिवेंट द फ्यूचर एपिसोड, आपको डिटरमाइन करना है कॉजेस किस रीजन से वजह से हो रहा है, रूट कॉज क्या है, ताकि फ्यूचर में वापस से आपको इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, आपको डेफिशिएट ना हो, राइट। माइल्ड टू मॉडरेट है, यदि आपको माइल्ड है तो आप माउथ से भी सप्लीमेंट वगैरह लेके आप इसको कवर कर सकते हो, पर थोड़ा सा कंडीशन यदि मॉडरेट है तो आप इंट्रावीनस भी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, पोटेशियम का आप इंजेक्शन वगैरह इंट्रोड्यूस कर सकते हो, IV थेरेपी वगैरह ले सकते हो, और डेली करेक्शन आप ले सकते हो 40 to 80 मिली इक्विवेलेंट पर डे, है ना, कितना 40 to 80 मिली इक्विवेलेंट पर डे आप करेक्शन ले सकते हो, है ना, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। फिर लो सोडियम एंड हाई पोटेशियम डाइट ले सकते हो, डाइट आप अप्रोप्रिएट ले सकते हो, पेशेंट को आपको प्रॉपर डाइट लेने के लिए बोलना है जिसमें आपका पोटेशियम ज़्यादा होता है, ऐसे उनको डाइट लेने के लिए बोलना है। डाइट में आप पोटेशियम डाइटरी इनटेक में आप 50 to 100 मिली इक्विवेलेंट पर डे का पोटेशियम इनटेक कर सकते हो। जैसे कि कुछ डाइट आ जाती है जैसे मैं बता देता हूँ, पेशेंट को इंकरेज करना है लेने के लिए फ्रूट, जैसे कि स्पेशली किशमिश हो गया, आपका बनानास हो गया, एपोकट्स हो गया, एप्रीकोट और ऑरेंज हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गई, किशमिश हो गया, बनाना हो गया, है ना, लेग्यूम्स हो गए, होल सीड्स हो गए, वेजिटेबल, ग्रेन, मिल्क, और नॉन वेजिटेरियन है तो मीट भी ले सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो, और यदि नीड है तो आप डायूरेटिक मेडिसिन भी ले सकते हो। One type of the hypokalemia that cause paralysis such as trimetrin, admitrin or spironolactone occur there the too much thyroid hormone in the blood, thyrotoxic periodic paralysis। एक टाइप का आपका हाइपोकैलेमिया आता है जिसमें आपका थायरोक्सिन जो ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन का ज़्यादा सीक्रेट करती है, थायरोक्सिन हार्मोन हो गया आपका, तो थायराइड हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से आपको थायरोटॉक्सिक पेरियोडिक पैरालाइज भी समटाइम आपको हो सकता है ना। ट्रीटमेंट ऑफ द लोअर थायराइड हार्मोन लेवल एंड रेसिस द पोटेशियम लेवल इन द ब्लड, आपको उसका ट्रीट करना है, जो भी आपका टू मच या लो आपका थायराइड हो रहा है उसको भी आपको ट्रीट करना है साथ ही साथ। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा, आपको नर्सिंग का इसमें क्या रोल रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वाइटल्स वगैरह पेशेंट का चेक करना है, पेशेंट का आपको स्टेटस चेक करना है, पेशेंट का क्या स्टेटस है उसके बारे में। टेकिंग डायूरेटिक मॉनिटर पोटेशियम लेवल को आपको ट्रेस करना है, पोटेशियम आपका लेवल क्या आ रहा है, डायूरेटिक करना है, इनटेक आउटपुट आपको मेजर करना है, पेशेंट का कंप्लीट वाइटल आपको मेजर करना है। एडवाइस पेशेंट टू टेक पोटेशियम रिच फूड, पेशेंट को एनकरेज करना है, एडवाइस करना है जिस फ्रूट में जिस वेजिटेबल्स में पोटेशियम ज़्यादा है वो डाइटरी सप्लीमेंट वो ले, है ना।
जब भी आप आईवी एडमिनिस्टर कर रहे हो तो आपको केयरफुली एडमिनिस्टर करना है पोटेशियम का, और आपको एक रेट द इन्फ्यूजन नॉट फास्टर देन 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट पर आवर। आपको स्लोली इंसर्ट करना है। आप पोटेशियम जो है सीरिंज पंप से भी इंसर्ट कर सकते हो। आपका 1 आवर में कितना जाना चाहिए, 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट ही जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। पेशेंट को सीवियर पेन हो सकता है, उसको बर्न होने लग जाएगा, ब्लड वेसल्स बर्न और पेन होने लग जाएगा। तो आपको उसको इन्फ्यूज़न पंप से आप आईवी भी दे रहे हो तो आपको उसको स्लोली इंसर्ट करना है, ज़्यादा आपको फास्ट नहीं देना है। 1 आवर में 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट जाना चाहिए, है ना। मॉनिटर करना है तब भी आप इन्फ्यूज़न दे रहे हो केयरफुली वाइटल साइन को, स्पेशली हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को, राइट। मॉनिटर मसल्स टोन एंड स्ट्रेंथ, मसल्स का टोन क्या है, स्ट्रेंथ वगैरह क्या है, फ्लेक्शन वगैरह प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको मॉनिटर करना है। मेंटेन इनटेक और आउटपुट चार्ट, वो भी आपको मेंटेन करना है। मॉनिटर बबल साउंड एंड डिस्टेंशन, बबल साउंड और डिस्टेंशन भी आपको मॉनिटर करना है। चलिए थोड़ा सा हम इसको रिकैप कर लेते हैं। तो हमने देखा आपका पोटेशियम इम्बैलेंस क्या होता है, आपका नॉर्मल रेंज से कम होना या ज़्यादा होना, इट इज़ नोन एज द पोटेशियम इम्बैलेंस। नॉर्मल रेंज है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना। इससे कम होना, इससे ज़्यादा होना, एक इसका मेजर रोल होता है। 98% आपका इंट्रासेल्यूलर में होता है, 2% रिमेनिंग जो बच्चा है वो आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर में होता है। इसका फंक्शन होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और कंडक्शन में, है ना। तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है और हाइपोकैलेमिया या लो लेवल ऑफ सोडियम डेफिशिएट बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें आपका बिलो आ जाना 3.5 के कम हो जाना, इट इज़ नॉन एज द हाइपोकैलेमिया। सिम्टम इसमें क्या क्या हो सकते हैं, किस रीज़न की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपका डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, एड्रीनल ग्लैंड आपका ट्यूमर है ना, रीनल आपका ट्यूबुलर एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक है, कुछ मेडिसिन की वजह से, है ना, सर्टेन एंटीबायोटिक की वजह से, जीआई लॉस जैसे कि डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया, उसकी वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से ये लॉस हो सकता है, और एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटेशियम थ्रू किडनी और पुअर इनटेक ऑफ द डाइट, ये इसका रीजन हो सकता है, कॉजेस हो सकते हैं। सिम्टम में हमने देखा एनोरेक्सिया होना, फटिग होना, हाइपोरिफ्लेक्सिया होना, है ना, पैरालिसिस होना, पॉलीयूरिया होना, नॉक्चूरिया होना, मसल स्टोन, नमनेस होना, टिंगलिंग होना, इवन नोजिया, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया भी आपका हो सकता है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में आप इलेक्ट्रोलाइट कराओगे, जिसमें आप आपका सीरम पोटेशियम देखोगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखोगे, यूरिन आपका टेस्ट देखोगे, ईसीजी वगैरह में आपको ईसीजी करना है, जिसमें आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेस आएगा और टी वेव आपका फ्लैटन आएगी, है ना, फ्लैट आएगी, ठीक। आप एलएफटी आरएफटी टेस्ट करा सकते हो। आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट में आपको बिलिरुबिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी आपको कराना है, मैग्नीशियम, ग्लूकोज, कैल्शियम का उसमें आपको ट्रेस करना है। मैनेजमेंट हमने देखा, आप अंडरलाइन कॉजेस मैनेजमेंट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो पोटेशियम का, और अलग से आप डाइट्रिकली इंक्रीज कर सकते हो। आईवी और इंजेक्टेबल पेशेंट को आप दे सकते हो, और सिम्टोमेटिक आप ट्रीटमेंट यहाँ पर कर सकते हो, राइट। तो चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।